नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग भीष्म साहनी जी की कहानी अमृतसर आ गया है कहानी पढ़ेंगे। विभाजन के ऊपर आधारित यह कहानी है और इसको पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसको देख सकते हैं सारी कहानियों को। आज बारी है भीष्म साहनी जी की कहानी अमृतसर आ गया है को पढ़ने की। इससे पहले यदि आपने हिंदी ओशन ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये बैच चल रहा है, इस बैच को आप ज़रूर जॉइन कीजिए। इकाई के अनुसार इकाई 1 से इकाई 10 पूरा पढ़ाया गया है इसमें और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर के साथ-साथ में जो नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध है बहुत ही विधिवत रूप में पढ़ाया गया है। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट वीडियोज़ मिलेंगे, पीवाईक्यू के हल वीडियो मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बैच को लेने पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यदि आप हिंदी साहित्य के नोट्स चाहते हैं तो आपके नोट्स आपको घर पर पहुँचा दिए जाएँगे। इसमें 3 कॉपियाँ हैं, लगभग 940 प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, काफ़ी बच्चे ले चुके हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो यदि आपके पास में एक व्यवस्थित रूप से पाठ्यक्रम या फिर उसकी जो सामग्री है वो नहीं है, तो आप इसको इन नोट्स को ज़रूर आप अपने घर में मँगवाइए और इसका अध्ययन शुरू कीजिए। चलिए सीधे हम लोग पहले कहानी पढ़ेंगे क्योंकि कहानी को पढ़ना आवश्यक है। अमृतसर आ गया, ये कहानी है भीष्म साहनी जी की और ये आपके जो विभाजन है माफ़ कीजिएगा भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके ऊपर आधारित यह कहानी है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात-बात पर खी-खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे, नोट कीजिएगा। कितने व्यापारी थे? 3 पठान व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था, याद रखिएगा। कहाँ का रहने वाला था? पेशावर का। पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी-किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2 एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की-हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। तो कौन जो लेखक हैं, जिस कहानी को बता रहे हैं, वो कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में कहाँ पर? स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे। पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि अमृतसर आ गया है कहानी में लेखक कहाँ जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे? तो दिल्ली जा रहे थे स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएँगे? और मेरा हर बार यही जवाब होता, बंबई क्यों छोड़ेंगे? पाकिस्तान में आते-जाते रहेंगे। बंबई छोड़ देने में क्या तुक है? लाहौर और गुरदासपुर के बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे। तो कौन-कौन से शहर की चर्चा हो रही थी? लाहौर के बारे में और गुरदासपुर के बारे में। अनुमान क्या लगाए जा रहे थे कि कौन-सा शहर किस ओर जाएगा, मतलब पाकिस्तान जाएगा या भारत आएगा? लाहौर तो कहाँ चला गया? पाकिस्तान। और गुरदासपुर? भारत में। मिल बैठने के ढंग में, गप-शप में, हँसी-मज़ाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन-सा कदम ठीक होगा और कौन-सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह-जगह दंगे हो रहे थे और कौमे आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी।
इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था इस पृष्ठभूमि को देखकर कि जब ये आजाद हो जाएंगे दोनों देश तो जो छुटपुट दंगे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस झुटपुटे में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट रहा था। कौन सा स्टेशन छूट रहा था पीछे? जेहलम का। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वही हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी। हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। क्या कहता है? यहाँ पर मतलब हंसी मजाक का माहौल है। कह रहे दाल खाते हो इसलिए दुबले हो, मांस बोटी खाओगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, जो जालिम हमारे हाथ हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुक्म, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। तो यहाँ पर मतलब उसको आग्रह कर रहे हैं या कह दो विवश कर रहे हैं खाने के लिए। खा लो, हम तुम्हारी बीवी से नहीं कहेंगे। तो तुम हमारे साथ बोटी तोड़ो और मैं तुम्हारे साथ में दाल पीऊंगा। इस पर कह कहा उठा, मतलब सब हंसने लगे। पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तुम हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूल गाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। मतलब सरदार जी ने फिर यहाँ पर बात को आगे बढ़ाया और कहा कि तुम्हारे हाथ से दुबला पतला बाबू इसलिए नहीं ले रहा है कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। अदलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कह कहा उठा। तो मतलब यहाँ पर फिर से दुबला पतले बाबू के साथ मजाक चल रहा है। उसकी टांग खींची जा रही एक तरीके से कि तुमको बोटी नहीं खानी है तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? डब्बे में और भी मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खाने की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर ही रहा था, वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी तीन या चार आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डब्बे में की ओर भाग गए थे। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि वहां पर दंगा हो गया था, चल रहा था और इनको भनक लग गई थी। इसी वजह से इन लोगों ने जल्दी जल्दी पानी भरा और अपने अपने डब्बे में घुस गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं पहले देख चुका था। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं भीष्म साहनी जी कि पहले मैं देख चुका था। देखते देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी तब्दीली को भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तो सभी दंगों के चिन्ह क्या क्या थे? ये सारे ही चिन्ह थे दंगों के। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है।
और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं ये जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे जाते हैं। तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया है किसने? भीष्म साहनी जी ने, है ना? कटाक्ष यही है कि जब तक वो बाहर थे तब तक दूसरे कह रहे थे कि अंदर मत आओ, जगह नहीं है, और जैसे ही वो अंदर आ गया, वो हिस्सा हो गया, फिर वही सबसे पहले बाहर वालों को बोलने लगा, अंदर जगह नहीं है, जाओ बाहर। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था, तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई का काम करता रहा होगा। वह लोगों की शिकायती आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ। वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है? मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे से के साथ लगकर खड़ी थी। तो जो आदमी अंदर आना चाह रहा था वो सारा सामान लेकर आ रहा था। पत्नी और जो बेटी थी वो जो बाथरूम का दरवाजा था, संडास का दरवाजा था, वहां से चिपक कर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पट्टियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुंचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वो वही हाय हाय करती हुई बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि वो सामान अंदर घसीटे जा रहा था। जितना उसका दंगा हो गया था, पता नहीं, दंगे में उसका सामान अमान सब लूट लेते, इसी वजह से जितना उससे बन पड़ा वो सब लेके चला गया स्टेशन, एक ट्रेन पर चढ़ने लगा। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। हाथ की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। तो मतलब सामान कुली पहुंचा रहा था अंदर धीमे धीमे, और वहां से उसने लात जमा दी फिर से दूसरे पठान ने, और उसका जो संदूक था वो नीचे ढकेल दिया। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुरलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। तो यहाँ पर जो बुढ़िया है वो उदार दिल वाली है। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडारा पकड़कर नीचे उतर गया। क्योंकि भाई जान तो चलो बचाई जा सकती है, माल थोड़ी ना, माल जितना अंदर आ सकता था आ सकता था, लेकिन हड़बड़ी में उसने क्या किया कि क्योंकि पूरा सामान ऊपर चढ़ नहीं पाया था, तो जितना सामान चढ़ा था उसको भी नीचे फेंक दिया और अपना नीचे वो दोनों लोग उतर गए। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी, फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उनके साथ थी, बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो। आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी।
हकलाकर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे हों। तो मतलब वो दुबला पतला बाबू इसलिए लेट गया था कि बाहर से पथराव होगा या गोलियां चल सकती हैं या आग जल रही है, तो इसलिए वो नीचे लेट गया था। जैसे गोलियां चलती हैं तो नीचे जमीन में लेट जाते हैं ना चित्त, तो वैसे ही वो लेट गया था। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी, तो कभी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती, तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो। केवल पठान निश्चिंत थे। क्यों निश्चिंत थे पता है? क्योंकि उन्हीं का एरिया चल रहा था। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ना था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांग सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा, मतलब माला जपने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसी उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार में ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंस पूरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा, जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। हरबंसपुरा मतलब लास्ट स्टेशन रहा होगा पाकिस्तान का, तो वो समझ नहीं पाया था उसकी स्थिति कि अब भैया हमारा एरिया आने वाला, अमृतसर आने वाला है। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक का शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया था। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की, नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर। तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे। तेरी उस, ओ बाबू बकबक नहीं करो। ओ खंजीर के तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है? बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ू तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है? बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीर्ण जोगियो, आराम नाल बैठो। ये रब दियो बंदियो, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत के होंठ की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे। उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल। तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहां पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे।
अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के 3 पठान अपनी-अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता जा रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द-गिर्द भीड़ छँटने लगी थी, लोग अपने-अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वह कहां से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर को उठी। अब वो एक छड़ उठा लाया था, लोहे की छड़ मारने के लिए। इतना गुस्सा था, इतना सांप्रदायिकता उसके अंदर थी। क्यों थी? क्योंकि उसने एक हिंदू औरत को लात जमा दी थी, उसको चढ़ने नहीं दिया था, उसका सामान फेंक दिया था। तो ये गुस्से में पूरा लाल पीला हो रहा था दुबला बाबू। पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, सबके सब निकल गए। फिर वह सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुजदिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे, किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा। पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जैसे जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। क्योंकि जब रात में कोई सोता है दो, और खासकर ट्रेन का डिब्बा देखो तो, और माहौल ऐसा था सांप्रदायिकता वाला विभाजन के ऊपर, तो ऐसा लगा जैसे लाशों से भरा हुआ हो। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ी तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्फुट स्वर सुनाई दिए। कुछ ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। पौ फटने वाली है मतलब सुबह होने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ा आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी थी मतलब मुस्लिम था वो। फिर मेरी नजर बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। ठीक है, तो उसने भी 2 गठरियां उठा रखी थी। ये भी दंगे का शिकार हो रहे थे। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था।
डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से। बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। झुटमुटे में मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अनमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। उससे किस बात का अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छट गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे जैसे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होंठ पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो उन दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खोले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे खिसकती निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूम कर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे, मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। लेखक तो सब देख रहा था कि बाबू ने उसको मौत के हवाले उतार दिया है, मार दिया था छड़ से। मतलब देख रहे सांप्रदायिकता की आग, कि जो बैठे हुए थे, जब वो चढ़ने वाले थे, एक हिंदू जो फैमिली थी जो चढ़ने वाली थी, तो उसको लात जमा दी थी, उसके कलेजे में लग गई थी, उसकी पत्नी के लग गई थी, है ना, और उसका सामान भी पीछे फेंक दिया था। इधर बाबू को गुस्सा आ गया था, तो उसने उस मुस्लिम को बिना वजह मार दिया था। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा, ध्यान से अपने कपड़ों को देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथ से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा, दिन खुलने लगा, साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। खड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते हुए उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा
बैठा देख कर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो, बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक नए की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। वो मजाक में कह रहा है कि इतना गुस्से में थे कि सच में तुम मार देते, और वो सच में कांड करके बैठा था। एक मुस्लिम को उसने मौत के हवाले कर दिया था। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, एक बहुत ही भयानक मुस्कान, और देर तक सरदार के चेहरे की ओर देखता रहा। तो ये जो सांप्रदायिकता थी दोनों के बीच, हिंदू और मुसलमान, और किस प्रकार से वो उस समय हालात रहे होंगे, शायद हम और आप होते तो ऐसा ही कुछ जो नजारा था वो देखने को मिलता ना। तो सांप्रदायिकता की आग कैसे दोनों जाति वालों के लोगों के अंदर फैली हुई थी। तो ये भीष्म साहनी जी ने आंखों देखा हाल बताया अपना इस कहानी के माध्यम से। ऐसे ही तमस कहानी, आप जब झूठा सच कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज है, सांप्रदायिकता की जो आग है वो कैसे फैली हुई थी सबके बीच में, है ना। गलती किसी और की और किसी और को सजा मिल रही है। तो ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा था, और वो कहीं ना कहीं आज भी कभी कभी देखने को मिल जाता है ना। तो ये थी आपकी क्लास, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको अभी इसमें पीडीएफ नोट्स में दे दिए हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को वो लोग जरूर पढ़ लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और साथ ही अगर आप देखें तो इनका जन्म नोट कर लीजिएगा, 1915 में भीष्म साहनी जी का जन्म होता है। ठीक है। इनकी प्रिय कहानियां भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर है। और अमृतसर आ गया कहानियां किस संग्रह में संकलित है? कहानी पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। याद रखिएगा 1973 में ये आई थी। ठीक है। 1973 में अगर इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? 1973। ठीक है। और इसमें 14 कहानियां हैं। आप देखिए तो अमृतसर आ गया है, पटरियां, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगौड़ा। तो ये इनकी कहानियां हैं किसमें? पटरियां कहानी संग्रह में। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नाम आए हैं? पेशावर आया, बम्बई आया, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरबंसपुरा, है ना। एक गुरदासपुर का भी नाम आया था, वो भी लिख लीजिएगा, गुरदासपुर, जिसके निकल जाने पर खतरा टल गया था हरबंसपुरा में। ठीक है। ये आपके जो कहानी में स्थानों के नाम आए हैं। ठीक है। बाकी तो आपने कहानी पढ़ ही ली है, आशा करती हूँ जो आपको परीक्षा में अगर इधर से प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले कहानी के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी का आभार एवं धन्यवाद।